वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन की ब्रीफ बैकग्राउंड समझेंगे। इसमें हम यूनाइटेड नेशन के पर्पस समझेंगे और यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स है 6 ऑर्गन्स उनको हम डिटेल में समझेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है कब आता है उसके बारे में समझेंगे और देन फिर एंड करेंगे इस वीडियो को यूनाइटेड नेशन की फुल टाइमलाइन के साथ कि कब कब यूनाइटेड नेशन में क्या क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यूनाइटेड नेशन कब बनता है। यह बनता है 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को यूएन डे भी कहा जाता है। करंटली इसके 193 मेंबर है और जो लास्ट मेंबर रिसेंटली ज्वाइन किया है 2011 में वो है साउथ सुडान। यूएन ने आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किया है। लीग ऑफ नेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद बनाया जाता है अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस 1919 में। यूनाइटेड नेशन का नाम सबसे पहले कॉइन किया गया था या रिकमेंड किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिनका नाम है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूएन को फाउंड किया जाता है जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया जाता है। उसमें यूएन को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। 50 कंट्रीज़ ने इन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और उन्होंने यहाँ यूएन का चार्टर भी साइन किया था। यूनाइटेड नेशन के 4 मेन पर्पस यूएन चार्टर में हमें दिखाई मिलते हैं। पहला है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाकर रखना। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन बनाना दूसरे देशों में ताकि उनमें एनिमिटी ना हो। तीसरा है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त कंट्रीज़ की कोऑपरेशन कराना और ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन करना, यानी ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट को प्रमोट करना और कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हार्मोनाइज वे में रह सके। ये यूनाइटेड नेशन का पर्पस है अचीव करना। ये मेन 4 पर्पस है, ये यूएन के चार्टर में बता रखे हैं। देन आते हैं यूएन के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं। देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। एक है जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आती है, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल और देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट में यूएन सेक्रेटेरिएट आता है। ये 6 ऑर्गन 1945 में इस्टेब्लिश किए गए थे जब यूएन को इस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल असेंबली को। तो यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर है वो जनरल असेंबली का ही पार्ट है। इसको पार्लियामेंट ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इसका एनुअल सेशन यूजुअली सितंबर के मंथ जो है रखा जाता है। हर एक मेंबर के पास यहाँ पर एक वोट है। जब भी कोई रेजोल्यूशन आएगी तो वो वोट दे सकते हैं और एक कंट्री की एक वोट मानी जाएगी। जनरल असेंबली में जनरली डिसीजन लिए जाते हैं 2/3 मेजॉरिटी पर, लेकिन कुछ की इश्यूज है जिन पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर, किसी न्यू मेंबर को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना है, यूएन का बजट लेकर आना है और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इन तीनों मैटर को छोड़कर जो भी सारे मैटर हैं उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये जनरल असेंबली इस तरह से वर्क करती है। जनरल असेंबली के जो डिसीज़न हैं उसका एक क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है कि डिसीज़न तो इतने सारी कंट्री के साथ मिलकर लिए जाते हैं बट उनका कोई बाइंडिंग स्टेटस नहीं है, यानी वो सिर्फ रिकमेंडेशन है। कोई कंट्री उसे मानना चाहती है, नहीं मानना चाहती, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन जुड़ी हुई है कि जनरल असेंबली की जो 5th कमेटी है ना, जो बजट पर डिसीजन लेती है, वो डिसीजन जो है मेंबर कंट्रीज़ पर बाइंडिंग है, वो मानने पड़ेंगे, उससे इनकार नहीं कर सकते। जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जनरल असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। हर साल इलेक्ट किया जाता है और उस प्रेसिडेंट को 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस दिया जाता है, यानी 1 साल के लिए वो प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब हम समझेंगे कि वो कौन सी 6 मेन कमेटीज़ हैं जो जनरल असेंबली की हमें पता होना चाहिए। देखो, एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करते वक्त ना, जब कंट्रीज़ जो है अपनी वोट देती है किसी रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन का मतलब है कोई डिसीज़न लिया जा रहा है बड़ा, लेकिन उस डिसीज़न को लेने से पहले एक रेजोल्यूशन तैयार की जाती है और उस रेजोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ कमेटीज़ हैं और वो अलग अलग इश्यूज़ पर काम करती हैं। जनरल असेंबली में ऐसी 6 मेन कमेटीज़ होती हैं। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है, वैसे यूएन की जनरल असेंबली में भी 6 मेन कमेटीज़ होती है। जैसे फर्स्ट कमेटी है वो डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इशू को देखती है। सेकंड कमेटी है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को देखती है। थर्ड कमेटी सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल के इशू को देखती है। फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन इशू को देखती है। फिफ्थ कमेटी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या बजट रिलेटेड जो इशू होते हैं उनको देखती है। सिक्स्थ कमेटी लीगल एक्सपेक्ट को देखती है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ के कुछ लीगल टर्म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बारे में देखती है। तो ये 6 मेन कमेटीज भी आपने
याद रखनी है। देन बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, एक बहुत बड़ी पावरफुल बॉडी जो है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन के चार्टर में यही दी गई है कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। जैसे कि आपको पता है इसके 5 मेंबर्स होते हैं और 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। और इसके साथ इसके 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो टोटल मिलाकर सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास विटो पावर होती है, मतलब हर मेंबर के पास विटो पावर है। अब इस विटो पावर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो कोई एक कंट्री उस डिसीजन में अपनी वीटो पावर यूज़ कर ले तो वो डिसीजन लिया नहीं जाएगा, यानी वो डिसीजन जो है एनफोर्स नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक कंट्री के पास भी इतनी पावर हो सकती है कि यूनाइटेड नेशन का पूरा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको रोक सकती है। मतलब जनरल असेंबली में भी जो रेजोल्यूशन से डिसीजन लिए जाते हैं वो भी सिक्योरिटी काउंसिल ही पास करेगी, तो तभी जाकर वो इंटरनेशनल लेवल पर एनफोर्स होंगे। लेकिन कोई कंट्री अगर मना कर दे, खासकर जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से कोई मना कर दे, तो यानी वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब हमें ये समझना है कि सिक्योरिटी काउंसिल को 2 रूप में पावर मिलती है। एक मिलती है अंडर चैप्टर 6, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई थ्रेट होता है तो उस थ्रेट को सॉल्व करने के लिए, उस खतरे को, उस डेंजर को सॉल्व करने के लिए पीसफुल सेटलमेंट कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। और चैप्टर 7 में ये कहा है अगर किसी तरह का थ्रेट या डेंजर है तो उसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा सकती है सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो थ्रेट दे रही है या डेंजर दे रही है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। देन हम समझते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, इसे इकोसोक कहते हैं। देखिए जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन के फंक्शंस बढ़ते जाते हैं 1945 के बाद, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, तब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगती है। ये जो बॉडी है इकोसोक, ये जनरल असेंबली के अंडर ही काम करती है और यूनाइटेड नेशन के जो भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क है वो इसी काउंसिल में कवर होते हैं। 54 मेंबर होते हैं, जनरल असेंबली 54 मेंबर को इलेक्ट करती है, 3 साल की इन मेंबर्स को टर्म मिलती है। इसके साथ ये भी चीज़ हमने समझनी है कि इकोसोक एक ऐसी बॉडी है जो 14 यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके रखती है। इसके साथ जो 10 फंक्शनल कमीशन है यूएन के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती है और 5 रीजनल कमीशन के साथ भी जो है कोऑर्डिनेट करके लगती है, ताकि यूनाइटेड नेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली चलती रहे। इकोसोक जो है उसके पास कोई मैनेजमेंट पावर नहीं दी गई है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन इशू कर सकती है और स्पेशलाइज्ड एजेंसी से रिपोर्ट्स लेती है। यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली है उसको रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होगी, उनसे रिपोर्ट रिसीव की, उस रिपोर्ट पर चर्चा करके क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए वो जनरल असेंबली को अपनी रिकमेंडेशन रख देती है। अब ये जनरल असेंबली पर डिपेंड करता है कि जो रिकमेंडेशन इकोसोक ने दी है उस पर काम करना चाहिए, उस पर कोई रेजोल्यूशन लेकर आनी चाहिए, उस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इकोसोक जो है वो अपने आप में रिकमेंडेशन स्टेटस लगती है यूनाइटेड नेशन में। देन बात आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल की। ट्रस्टीशिप काउंसिल तो वैसे 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी, चैप्टर 13 के अंडर, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के चैप्टर 13 के अंदर। इसको इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो 11 ट्रस्ट ऐसी टेरिटरीज है जो किसी भी कंट्री को नहीं दी गई, उसकी एक इंटरनेशनल सुपरविजन की जाए। तो ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है 7 मेंबर स्टेट्स के द्वारा। लेकिन 1994 में ये सारी जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी ये इंडिपेंडेंट होगी, इनकी एक अपनी सरकार, एक अपना नेशन बन गया। और 1994 के बाद 1 नवंबर 1994 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका अब ज़्यादा काम नहीं बचता। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अब ट्रस्टीशिप काउंसिल में 5 परमानेंट जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के वो आते हैं। मतलब कल को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कोई इंटरनेशनल सुपरविज़न में किसी टेरिटरी को रखने के लिए, तो वो 5 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है वही ध्यान देंगे कि किस तरह से जो है उसको सुपरवाइज करना चाहिए उस टेरिटरी को। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ऑपरेट नहीं कर रही है। नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएन का एक मेन जुडिशियल ऑर्गन है। इसमें 15 जज होते हैं। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जॉइंटली मिलके ये 15 जजेस को इलेक्ट करते हैं। इन जजेस की जो टर्म्स होती है वो 9 ईयर के लिए होती है। कोर्ट में अगर किसी तरह की भी कोई डिस्प्यूट आती है कंट्रीज़ के बीच में तो ये उसको सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टेट अपनी डिस्प्यूट लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगी वो अपनी मर्जी से आएगी, उसको कोई ज़बरदस्ती लेकर नहीं आएगा। तो जो स्टेट अपनी मर्जी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आती है डिस्प्यूट को लेकर, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन सुनाती है, कोई वर्डिक्ट देती है, तो वो डिसीजन जो है उसे मानना होगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑर्गन सेक्रेटेरिएट, जिसे हेडक्वार्टर भी कहते हैं यूएन का, जो मेन ऑफिस है यूएन का। तो सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है और 1000 ऑफ स्टाफ जो होता है यूएन का अराउंड द वर्ल्ड जो वर्क करता है वो सारा इसी में इंक्लूड होता है। सेक्रेटरी जनरल के बारे में जान ले तो इसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है नेम रिकमेंड करती है जनरल असेंबली को कि सेक्रेटरी जनरल कौन होना चाहिए। देन जनरल असेंबली जो है उस सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है 5 साल के लिए। और ये 5 साल का मतलब ये है कि जो सेम पर्सन 5 साल के लिए चुना गया है उसको दोबारा नहीं चुना जा सकता, लेदर उसे चुना जा सकता है। रिन्यूएबल टर्म है इसमें, उसको बाद में भी अपॉइंट जो जनरल असेंबली के द्वारा किया जा सकता है। तो सेक्रेटेरिएट का मेन फंक्शन क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी फंक्शन परफॉर्म करती है कंट्री में वही यूएन में ये जो सेक्रेटेरिएट है ये परफॉर्म करता है। इसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती। बट एक एक्सेप्शन है, यूएन का जो चार्टर है आर्टिकल 99 में, उसमें सेक्रेटेरिएट जनरल को ये पावर दी गई है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ इश्यूज जो है उनके सामने रख सकता है जो इंटरनेशनल पीस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा बन सकता है। आपको ये पावर दिखने में ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन इस एक आर्टिकल की वजह से जो सेक्रेटरी जनरल की पावर है, जहाँ कह लो उसके फंक्शन हैं, वो बहुत एक्सपैंड होते गए। अब वो अपनी जो है इस पावर को यूज़ करता है और सिक्योरिटी काउंसिल को बताता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल लेवल पर कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, किन कंट्रीज़ पर हमें ध्यान देना है, किन कंट्रीज़ के कौन से इश्यूज़ पर ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है सिक्योरिटी काउंसिल को बताता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल की पावर जो है वो एक्सपैंड होती गई है धीरे धीरे सिर्फ इस एक आर्टिकल की वजह से। अब हमें यह समझना है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कब कब कौन कौन सा आता है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1946 से लेकर 1952 में आप देख सकते हैं ट्राइगल लाई आते हैं, और इसी तरह बाकी के भी जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कब कब कौन कौन आता है। अभी करंटली जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो है 2017 में बनते हैं अंटोनियो गुटरेस। तो अभी करंटली भी यही चल रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इन सभी की टाइमलाइन को ध्यान से देख लीजिए, दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। इसके साथ आपने यूनाइटेड नेशन की टाइमलाइन को बड़े ध्यान से देखना है कि कब कब क्या आता है। तो ये टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पे है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नोट्स में भी जो टाइमलाइन है बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देख सकते हैं। ये टाइमलाइन की सेकंड स्लाइड है और इसके बाद मैं टाइमलाइन की आपको थर्ड स्लाइड दिखा रहा हूँ। तो इस तरह जो टाइमलाइन जो है 2007 तक कंप्लीट की गई है, इसको आप जो है देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमारा यही पर्पस था, यूनाइटेड नेशन की एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझी जाए, इसकी वर्किंग समझी जाए, स्ट्रक्चर समझी जाए, इसके ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं, उस ऑर्गन में कैसे कैसे जो है वर्किंग होती है और कैसे अपॉइंट किए जाते हैं डिफरेंट ऑफिशियल जो यूनाइटेड नेशन में। इन सभी चीज़ों को जो है आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम यूनाइटेड नेशन के कुछ पीस और डेवलपमेंट का एजेंडा क्या रहता है उसको देखेंगे, और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस के बारे में यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।